नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सर्दियों में जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्याएं बढ़ जाती हैं, खास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज या जिन्हें पहले से कोई चोट लगी होती है, उन्हें सर्दियों में दिक्कतें ज्यादा होती हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सर्दियों में जोड़ों में दर्द बढ़ने की वजहें क्या हैं, किन लोगों को सर्दियों में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, साथ ही जिन्हें पहले से कोई ऑर्थोपेडिक समस्याएं हैं उन्हें ठंड के मौसम में क्या एहतियात बरतने चाहिए, विस्तार से आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। सर्दियों के मौसम में गिरता तापमान जोड़ों के दर्द के लिए घातक साबित होता है। ऑर्थोपेडिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। खासकर गठिया के रोगियों को सर्दियों के दौरान जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ जाती है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के जोड़ों और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। खासकर जिन लोगों को पहले से चोट लगी हुई होती है, उनकी मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द भी सर्दियों में उभर जाता है। पहले समझते हैं कि आखिर ठंड के मौसम के दौरान जोड़ों में दर्द की क्या वजह होती है। दरअसल सर्दियों में गिरते तापमान से शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन और जोड़ों में अकड़न होने लगती है। मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण बॉडी में ब्लड फ्लो प्रभावित होने लगता है। ऐसे में हमारी बॉडी में दर्द वाले रिसेप्टर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी में ब्लड फ्लो के प्रभावित होने के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भी कमी होने लगती है। ये भी जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की वजह बनती है। वहीं कम तापमान से जोड़ों के भीतर तरल पदार्थ गाढ़ा हो जाता है और इसमें रगड़ के चलते दर्द बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द की एक और वजह सर्दी के दिनों में पानी का सेवन कम करना लगती है और में तरल पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। इससे शरीर के अंदर का साइनोवियल फ्लूइड प्रभावित होता है। साइनोवियल फ्लूइड का काम हड्डियों को मजबूत बनाना और जोड़ों के बेहतर कामकाज में मदद करना होता है। ये हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। अब सर्दी के मौसम में जोड़ों के दर्द से निजात पाने की बात करते हैं। सबसे पहले तो ठंड के मौसम में पर्याप्त धूप का सेवन करें। इससे मिलने वाली विटामिन डी शरीर में हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करती है, क्योंकि अक्सर सर्दियों में घर में दुबके रहने से धूप नहीं मिल पाती और जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है। वहीं सर्दियों में घर में ही वर्कआउट जरूर करें, इससे बॉडी को गर्म रखने में मदद मिलती है। साथ ही डेली एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है। इससे जोड़ों में अकड़न या दर्द को कम किया जा सकता है। सर्दियों के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। खासकर फिश, नट्स, सीड्स, अखरोट और अलसी के सेवन से जोड़ों में दर्द से राहत मिल सकती है। साथ ही पपीता और आंवला के सेवन से विटामिन सी मिलता है। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जो पुरानी चोट के दर्द को कम करने में मददगार होता है। इन सब एहतियातों के बीच ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने। इससे बॉडी का तापमान मेंटेन रहता है और ब्लड सर्कुलेशन में जोड़ों के दर्द की शिकायत कम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विकास गुप्ता हमारे साथ हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड फाउंडर हैंड टू शोल्डर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर डॉक्टर गुप्ता। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा ग्रोवर, चीफ फिजियोथेरेपिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ग्रोवर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सुनील सिंह जी, जाने माने योग गुरु हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुप्ता आपसे ही करना चाहूंगा। सर, सर्दियों के आते ही आपके पास भी लाइन लग जाती होगी घुटनों के दर्द के मरीजों की। जरा बताएं सर कि ये सर्दियों का और हमारे घुटनों का कनेक्शन कैसे है पहले? इसमें 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है ठंड में। सबसे पहले है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं या कोशिकाएं हैं जो हमारे लिम्स को या हाथ पैर को ब्लड सप्लाई करते हैं, वो थोड़ा सिकड़ जाती हैं, क्योंकि ठंड के कारण वो सिकड़ने से ब्लड फ्लो कम होता है और साइनोवियल फ्लूइड जो एक चिकनाट पदार्थ होता है हमारे जोड़ों में, वो कम बनता है, जिसके कारण अकड़न बढ़ती है। दूसरा कारण है कि ये हमारे मसल्स थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं, कह लीजिए उसमें स्पैज्म हो जाता है ठंड के कारण। एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, जब भी मसल्स को ठंड लगती है वो एक तरह से टाइट हो जाती हैं,
जिसकी वजह से जोड़ों में अकड़न बढ़ता है। तीसरा एक है, जो गठिया वाले पेशेंट्स हैं या आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स हैं, उनके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं ठंड के कारण, जिसके कारण उनको पेन ज्यादा महसूस होता है। मुख्य तौर पे यही 3 कारण हैं जिनकी वजह से ठंड में हमारा जोड़ का एब्सोल्युटली। दर्द, जोड़ों का दर्द ना सिर्फ घुटने में, कंधों पे भी ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि कंधे और घुटने ये हमारे एक्सपोज रहते हैं कंपेयर टू हिप। सो कंधे में, घुटनों में, एल्बो या हाथ कलाई में या हाथ के जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है ठंड के कारण। ऑलराइट, तो ये है कनेक्शन आपका जोड़ों का बेसिकली, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, जोड़ों में बेसिकली कहीं पर भी जो आपके जोड़ हैं वहां पर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर ग्रोवर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। हमारे जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट्स होते हैं मैम, सर्दियों में ये बचे रहें, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको पहले से पुरानी चोट लगी हुई होती है, हमने अक्सर देखा है कि उनके पुराने पुराने दर्द उभर कर सामने आ जाते हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए क्या सलाह देंगी मैम, और जिनको ऑलरेडी चोट कभी लगी हुई है उनको क्या सलाह देंगी, सर्दियों में कैसे एहतियात रखनी है? नमस्ते। मैं बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को पुराना आर्थराइटिस है, अभी डॉक्टर ने बताया कि उनको वो और उभर के बढ़ता है बिकॉज ऑफ द रीजंस ही हैज़ एक्सप्लेन्ड। अभी क्या ज़रूरी है कि अगर हमें वही जोड़ जो हमें पहले तंग कर रहे थे, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में बहुत प्रेवलेंट है हमारे कंट्री में, कोई पुरानी चोट लगी है कंधे में या जिम करते हुए चोट लगी है, तो वो जोड़ों के दर्द अब थोड़े और उभर के नज़र आते हैं। क्योंकि इस सीज़न में एक तो है कि हम हाइड्रेट कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, कम प्यास लगती है। तो क्या ज़रूरी है कि हम अपने कोई भी एक्सरसाइज, वी रिमेन इंडोर्स, और हम जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो तो ऑलमोस्ट कट हो जाती है, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज रेजीम होना ज़रूरी है। पेन और इन्फ्लेमेशन और रेस्ट और पेन, इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। मुझे दर्द है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोलॉन्ग कई दिन तक, स्पेशली एल्डरली, अगर वो ज़्यादा बेड में ही रहेंगे तो वो पेन और उभर के आएगा। बॉडी में स्टिफनेस, मसल्स में टाइटनेस, कई बार लोगों को क्रैम्प्स होना, ये सब और बढ़ के आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कीप ऑन मूविंग, ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी करिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्टिविटी इज़ वॉकिंग। नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स हैं जो आप घर में कुर्सी पर बैठ के, पैरों पर नीचे ज़मीन पर पेडल्स हैं, पीडोसाइकिल बोलते हैं, वो रखिए, पेडल चलाएं और उसको मेज़ पे रख के हाथ से चलाएं, तो उससे आपका कार्डियक हेल्थ, एंड्योरेंस भी बढ़ेगा और मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी होगा। जितना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, उतना जो पेन का जो फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिन्स हैं अराउंड द जॉइंट, वो उतने मोबिलाइज होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होएगा, तो हमारा दर्द कम होएगा। एंड एज आई सेड कि इट्स अ विशियस साइकिल। टू ब्रेक दिस साइकिल, एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ, मे बी अगर हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में जाएं जो बहुत कम करते हैं, उनके लिए है कि कुछ भी शुरू करें, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो लिटिल आर्म एक्सरसाइजेस हैं। और जो लोग जिनको कुछ तकलीफ़ें और हैं अपार्ट फ्रॉम आर्थराइटिस, बिकॉज नाउ वी हैव लॉट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, वो लोग भी एक्सरसाइज करें। क्योंकि विंटर्स में सब लोग अंदर रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं कि कहीं मुझे तकलीफ ना हो जाए। सो एक ग्रेडेड फॉर्म में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, which can be in the form of something like warm up, Okay, कुछ alright. flexibility, कुछ strengthening exercises और फिर Absolutely, cool ma'am. down। और मैं आपसे दूसरे it हिस्से would में ये really सवाल put जरूर them on पूछूंगा track। कि एक्सरसाइज करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि देखिए जोड़ों से संबंधित और खास तौर से घुटनों से संबंधित बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको लेकर लोग चलते हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज या तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे अगले पार्ट में उस पर ज़रूर पूछूंगा। मैं सुनील जी के पास चलता हूँ। सुनील जी, योग में हमारे जोड़ों का और सर्दियों का क्या कनेक्शन है, ज़रा इसको समझाएं। और दूसरा, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हम योग के ज़रिए, सामान्य योग के ज़रिए दूर कर सकते हैं, जाड़ों में हमारे जोड़ों पर इसका असर ना पड़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर?
देखिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने सारे रीजंस बताए। अब मैं आपको कुछ योग की सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगा। जैसा उन्होंने कहा कि रिस्ट की प्रॉब्लम होती है, एल्बो की होती है, शोल्डर की होती है, नेक की होती है। आप अपने घर पे बैठ के स्वतः कोई भी व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर सकता है। एक एक क्रिया को आपको 10 टाइम्स करना है। पहली क्रिया में आपने इस तरह से अपने हाथ को बाहर की ओर स्ट्रेच किया और रिस्ट को अंदर की ओर इस तरह से आपने 10 टाइम अंदर की ओर बेंड किया। फिर अपोजिट किया, इस तरीके से आपने 10 टाइम किया। इसी प्रकार से दूसरी ओर किया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सारे फिंगर्स को इस तरह से साथ में लाकर आपने पूरे फिंगर्स को टाइटली क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है। इससे क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है फास्टर होगा आपकी आर्म्स में। तो इसको भी आप कम से कम 50 टाइम्स कर सकते हैं अपने ही घर पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि शोल्डर्स के लिए आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से अपने दोनों हाथ रखा, अपनी एल्बोज़ को सामने की ओर लाए और रोटेट किया क्लॉकवाइज। इसको आपने 10 टाइम्स किया और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम किया। इस क्रिया को भी आप कर सकते हैं। ये आपके शोल्डर के लुब्रिकेशन को मेंटेन रखे कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली जाएंगे। ये आप अपने घर में इंडोर कर सकते हैं, 4x6 के स्पेस में आप कर सकते हैं बड़ी आसानी पूर्वक। उसके बाद नेक की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत अच्छी सटल क्रिया बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड इस तरह से पीछे करके इस तरह से अपने नेक को लेफ्ट साइड के बेंड करना है, स्ट्रेच करना है और जहाँ तक आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं इसको आप होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। आपको लगता है आप थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, फिर आपने इसकी पोजीशन को फिर और 1 मिनट तक किया। इसी तरीके से अपनी गर्दन को टिल्ट कर लिया और लेफ़्ट साइड की ओर इस तरह से धीरे से पुल किया। इसको भी आपने 30 सेकेंड्स किया और इसको आपको दोनों ओर से करना है। उसके अलावा मैं शोल्डर की आपको 3 बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश का Y, T और W। आपने क्या करना है, इनिशियली अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाना है और इंग्लिश का जो Y होता है नेक को सामने रखते हुए 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। उसके बाद आपने इंग्लिश का टी बना लेना है और उसके बाद डब्लू बना लेना है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे शोल्डर्स की तीनों एंगल को हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। जब आप होल्ड करते हैं, इट इज़ नॉट वेरी इजी। एक तो आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा मैडम ने कहा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक यौगिक क्रिया होती है जिसको कोई व्यक्ति भी कर सकता है। आपने क्या करना होता है, इस तरह से फिस्ट बनानी होती है और ये हमारे लेफ्ट पार्ट के मतलब हमारे बॉडी के, और यहाँ पे हमें टैप करना होता है 100 टाइम्स। तो ये क्या होता है, स्पंदन की क्रिया होती है। आपने 100 से 200 बार इस तरह से टैप किया तो स्पंदन की क्रिया से क्या होगा, वहाँ वाइब्रेशन होता है, तो हमारे हार्ट की इनडायरेक्टली डायरेक्टली मसाज होती है। तो ये क्रिया भी बहुत आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। विंटर्स में ये भी देखा गया है कि हमारा जो इम्यून होता है बहुत वीक हो जाता है जी। तो योग का ये मानना है कि इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम विटामिन डी यानी सूरज की रोशनी विंटर में बहुत मुश्किल होती है, अवेलेबल होती है, बट स्टिल आपको 30 से 40 मिनट्स लेनी चाहिए। उसके अलावा योग का ये मानना है कि जो आप बैकवर्ड बेंडिंग आसनास करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी स्पाइन जो होती है यानी मेरुदंड होता है वो लचीला होता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार भली भांति होता है। तो हमारा इम्यून स्ट्रांग होता है। तो जितना हमारा इम्यून स्ट्रांग होगा उस तरह से उस कारण से हम सर्दियों की जो बीमारियां हैं, जोड़ से जुड़ी बीमारियां हैं, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए ये कितनी आसान भाषा में बिल्कुल काम की बात, आपके जोड़ों के दर्द से रिलेटेड हर छोटी मोटी बात आपको। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जोड़ों में दर्द अब एज रिलेटेड नहीं रह गया। हमने देखा है कि यंगस्टर्स भी आजकल जो हैं सर्दियां आते ही जोड़ों में दर्द की शिकायत करने लगते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न शायद स्ट्रेस भी है। उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है स्ट्रेस के कारण। थोड़ा सा इस पर भी करेंगे चर्चा। और दूसरा विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके जोड़ों के दर्द से जुड़ा हुआ, और हम देखते हैं कि दूर दूर तक धूप नहीं दिखाई देती। बहुत सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं कि ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो ऐसे में वो जो गोली अक्सर दी जाती है आपको, वो तो सिर्फ 4 हफ्ते तक एक गोली आपको लेनी पड़ती है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से काम करती है, उसके कुछ विकल्प भी हैं या नहीं। कि दर्द की हम बात कर रहे हैं, जाड़ की शुरुआत होते ही अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके जोड़ों में दर्द है, तकलीफ बढ़ जाती है। क्या इसके कारण है और इससे बचने के उपाय क्या है, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा खास मेहमान के साथ। डॉक्टर गुप्ता, देखिए जो सामान्य जोड़ों का दर्द है उनमें तो आपके जो बताए हुए जो टिप्स हैं वो तो काम में आएंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को उन जोड़ों के दर्द के बारे में भी बताएं जिन्हें इग्नोर नहीं करना है, जिन्हें एक तरह से सीरियसली लेना है। खासतौर से हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में शोल्डर से लेकर जो बाकी के पेन होते हैं कभी कभी वो हमारे हार्ट से भी रिलेट करते हैं। तो वो दर्द सर जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने।
देखो, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहता है हमारा इमरजेंसी में, क्योंकि हार्ट का पेन कई बार शोल्डर पेन से मिमिक करता है, क्योंकि हमारी जो नसें हैं, हार्ट की नसें और कहीं ना कहीं शोल्डर की नसें एक जगह जाके मिलती हैं, जिसकी वजह से हम जो कहते हैं रेफर्ड पेन, वो शोल्डर में हो सकता है। तो जब भी एकदम से अचानक से बहुत शार्प पेन और बहुत छोटे समय का, मतलब एकदम से उठा, एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको जोड़ों का दर्द ना सोच के ये भी सोचना चाहिए वो हार्ट से आ सकता है। एक दर्द जो बहुत दिनों दिन से चलता आ रहा है वो अनलाइकली है हार्ट का दर्द होने की वजह से। दर्द जिसके अंदर शोल्डर का मूवमेंट्स हमारा अफेक्ट हो रहा है, वो भी अनलाइकली है हार्ट की वजह से आने से। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो हमारे को हार्ट के पेन और शोल्डर के पेन से फर्क बताते हैं। एब्सोल्युटली। सॉरी, अब जी सर। सर अब आपने ये तो बता दिया कि कैसे हार्ट के पेन को और नॉर्मल जो जॉइंट पेन है उनको हमको फर्क करना है। लेकिन कई कई बार लेफ्ट साइड में ही बहुत सारे लोगों को ये होता है कि नेक के पीछे से और उनके बैक में, और पर्टिकुलरली वो लेफ्ट साइड में ही ज्यादा बताते हैं, और सर्दियां आते ही उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या हमको और ज्यादा चेकअप की आवश्यकता है? किस तरह का एहतियात उस दौरान बरतना है सर? देखिए, अगर नेक का पेन अगर हमारा साथ में सुनपन या झंझनाहट दे रहा है, तो इसका मतलब है वो नस पे कहीं पे दबाव आ रहा है। ऐसे दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमारे को डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। अगर दर्द हमारा ऐसा है कि वो एक तरह से सर के पीछे की तरफ जा रहा है और कान में सीटी बज रही है, आंखों के आगे लाइट सी चमकती है, तो माइग्रेन के भी सिम्टम हो सकते हैं वो नेक के पेन के साथ। तो ये तरह तरह के दर्द तरह तरह से होते हैं, बट जो दर्द उस एरिया की मूवमेंट को अफेक्ट करता है वो ज्यादातर रेफर्ड पेन ना हो के लोकलाइज्ड पेन है। शोल्डर पेन एक हमारा बहुत ही बड़ा कारण है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, जो ठंड में बढ़ जाता है, जिसमें हमारी मूवमेंट्स कम होती हैं। अगर हमारी मूवमेंट्स कम हो रही हैं तो मोस्ट लाइकली वो शोल्डर से ही आ रहा है रादर देन इधर उधर से। और ऐसे केसेस में थेरेपी, सिकाई, मल्लम लगाना, ये सब चीजें बहुत कारगर रहती हैं। जी। अगर ये दर्द 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज्यादा है तो हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी। जो हमारे रेड फ्लैग्स हैं वो हैं हाथ में सुनपन आना, हाथ में कमजोरी होना, ये वाले दर्द की कहीं ना कहीं नस में दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसे दर्द को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। डॉक्टर ग्रोवर, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। आपसे मैं दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। नंबर वन, एक तो विटामिन डी का कितना इंपॉर्टेंस है, और दूसरा संक्षेप में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल जैसे ही किसी को जोड़ों में दर्द होता है ना, तो घर में ही कोई ना कोई वैद्य निकल आते हैं जो आपको तरह तरह से लिटा के और फिर आपकी हड्डियों को चटका चटका के कहते हैं कि साहब ये मैंने फलानी जगह देखा है, यहाँ से ऐसे ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो ऐसे जो हमारे घरेलू जो हमारे एक्सपर्ट्स निकल जाते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगी मैम? मैं एक तो पहले आपके पिछले क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। जो हम नेक और शोल्डर पेन बोलते हैं ना, बहुत बार बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, वी सिट इन द बेड, वी डू नॉट यूज़ वर्क स्टेशन, नहीं यूज़ करते। तो ज़्यादातर लोग राइट हैंड डोमिनेंट हैं, लेफ़्ट पे ज़ोर डाल के बैठते हैं, और वो हमारे को जो जैसे डॉक्टर ने बताया कि लोकल सिम्टम्स देता है। तो अगर पहली चीज़ है कि हम अपना पॉस्चर सही रखें, चाहे यू आर सिटिंग इन बेड टू वर्क और यू आर सिटिंग अपने टेबल चेयर पर, लेकिन अपना पॉस्चर सीधा रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बहुत से लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं नीचे देख के यूज़ करते हैं, सो वही मांसपेशियाँ जिनको सिर का वज़न उठाना है, वो नियरली 6 गुना ज़्यादा वज़न उठा रही होती हैं। और हम में से कौन ऐसा है जो जब खाली ना हो अपना फ़ोन ना इस्तेमाल करे? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना पॉस्चर, अपनी मांसपेशियों का, क्योंकि बॉडी में कुछ मांसपेशियां आगे और उनकी एंटागनिस्ट पीछे हैं जी। जब हम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो सही रहते हैं। ऐसे ही हमारा कोर है, अगर हम सीधे बैठे हैं, आगे की मांसपेशियां हमारी ताकतवर हैं, तो हम सीधे बैठते हैं, नहीं तो बहुत से लोग झुक के बैठते हैं, झुक जाते हैं, तो बैक पेन आना, नेक पेन आना इज वेरी कॉमन। सो वन इज मेंटेन गुड पॉस्चर, डू गुड एक्सरसाइज। जो आप बोल रहे हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, अभी तो धूप भी नहीं है, सो जो सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं
बोन डेंसिटोमेट्री चेक कराते रहें, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, उनके लिए बहुत अच्छा है कि रेगुलर उनका जो एनुअल चेक है उसमें होता भी होगा, कराना चाहिए जी। और जो सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, जितनी भी रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस हैं उस पर बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत स्टडीज़ हैं जो ये बोलती हैं कि अगर हम रेजिस्टिव एक्सरसाइज या वजन के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो फ्री वेट्स हैं, डंबल्स हैं, चाहे रेजिस्टिव बैंड्स हैं, चाहे हम कमर पे एक बैकपैक लगाकर ही सैर कर लें, ये सब हमारी मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत आसान भाषा में आपने रेजिस्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताया। यस मैम, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सुनील जी के पास फटाफट से जाऊंगा। सुनील जी, आप भी जो ऑफिस गोअर्स हैं, खास तौर से यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं जिनको अभी से ही जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? आपने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं जो योग में समाहित हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ बुनियादी टिप्स दे जाए सर। देखिए, हमारा क्या कहना है कि जो व्यक्ति भी ऑफिस गोअर हैं, बैठते हैं एट स्ट्रेच, तो उनको सिंपल एक स्ट्रेच एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्ट्रेच करना है, लुकिंग अप फॉर 30 सेकेंड इनिशियली, और धीरे धीरे आपको 1 मिनट से 2 मिनट्स करेंगे तो क्या होगा, जो बॉडी की हमारी स्पाइन की जो अलाइनमेंट है, 30 वर्टिब्रास की अलाइनमेंट है, वो ठीक हो जाएगी। एक तो ये काम करना है। दूसरा, हर 1 घंटे के बाद आपको कम से कम 30 to 1 मिनट वॉक करना चाहिए, 30 सेकेंड्स। तीसरा, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप घर आते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग आसनास जो योग के होते हैं, उसमें भुजंग आसन है, उष्ट्रासन है, उत्तान पाद आसन, इन आसनास को आपको सीखना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिकॉज हम फॉरवर्ड बेंडिंग करके हम स्लाउच होकर अपने पॉस्चर को ख़राब कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आगे की जो मसल्स जो सपोर्ट कर रही हैं वीक हो रही हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया था। तो आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आप अलाइनमेंट को प्रॉपर करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी को जी। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे योग में चलित ताड़ासन होता है, पैरों के पंजों पे आप खड़े होते हैं और दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके वॉक करते हैं। आप आगे वॉक करिए, 8-10 मीटर वॉक कर लीजिए, फिर पीछे वॉक करिए। इससे क्या होगा, पूरी बॉडी में एक तनाव और खिंचाव आएगा, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारी बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो बेटर रहेगी जी। ये देखिए, बहुत सिंपल सी ये भी बताए सुनील जी ने, और इन सब चीज़ों को जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने आज बताया है, इन सब को आप आसानी से आत्मसात कर सकते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो पेन से रिलेटेड हो, या सोर्स ऑफ पेन तक अगर आपको पहुंचना हो, तो बुनियादी चीज़ों की आपको जानकारी रखनी है। और हाँ, जो भी आप करें अपने जॉइंट से रिलेटेड, प्लीज़ किसी अच्छे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की देखरेख में ही करें, यही हमारी सलाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर ग्रोवर, थैंक यू सो मच मैम। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।